आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 45 आग की बारिश। रात के आकाश में मैं तैर रहा था और मेरे मन में विचारों का मंथन जारी था। कई घंटे बीत गए और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जब क्षितिज पर प्रकाश दिखाई देने लगा तब मैंने अपने आगे के कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। रात का अंधेरा छंटते ही चारदीवारी वाला शहर और वीरान बंजर भूमि मेरे सामने प्रकट हो गई। शहर से दूर कई हिलते डुलते बिंदु थे जो एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इन बिंदुओं के सबसे आगे 3 विशालकाय टाइटन थे जो खतरनाक ढंग से इधर उधर घूम रहे थे। जैसे जैसे बिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, चारों ओर से और भी जानवर आकर इस विशाल समूह में शामिल हो रहे थे। ये दृश्य मुझे उन तस्वीरों की याद दिलाता है जिनमें विशालकाय कछुए के साथ जानवरों का झुंड साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। हालांकि सामने का दृश्य छोटे पैमाने पर था। जब मैं इस पिछली रात के आकाश में तैर रहा था तो मैंने जो स्मारकीय निर्णय लिया था वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना शुरू करना था। दूसरों के साथ घुलना मिलना जितना अच्छा था उतना ही यह मुझे सीमित भी कर रहा था। मैं पूरे साम्राज्य में जाने की योजना बना रहा था ताकि उन कालकोठरियों और जानवरों को साफ किया जा सके जो बाहर निकल गए हैं, आगे बढ़ने और दुश्मनों की आने वाली भीड़ का सामना करने से पहले। यह मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैं पहले इस शहर के चारों ओर खुद को इकट्ठा करने वाले जानवरों के संग्रह से शुरुआत करूंगा। मेरी निगाहें 3 हिलते हुए टाइटन पर थीं, जिनके आंकड़े क्षितिज के माध्यम से सूरज के टूटने के साथ और भी स्पष्ट हो गए थे। एक काले रंग में भीगे पंजे वाला एक बड़ा भालू था, दूसरा सफेद बहने वाले फर के साथ एक आर्कटिक लोमड़ी थी, और आखिरी एक सफेद पांडा था जो अपनी पीठ पर एक बड़े पेड़ के तने को फहरा रहा था। मैंने आसमान में रहते हुए अभिनय करना शुरू किया। इन्फेर्नल पर्ज के कई कलाकारों के साथ शुरुआत की। गहरे लाल रंग की लपटें जो भयानक रूप से गर्म थीं, नीचे जानवरों के जमावड़े की ओर दौड़ी। एलिजाबेथ शहर के बाहर राक्षसों के संग्रह की एक खतरनाक छवि देख रही थी। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चिंतित किया वह आग की लपटों की झुंड थी जो अब नीचे गिर रही थी और साइड पर सब कुछ जला रही थी। वह कल रात एक पलक भी नहीं ले पाई थी और उसे संदेह था कि किसी ने भी किया होगा। उन्हें कुछ घंटे पहले शहर के बाहर जानवरों के इकट्ठा होने के संकेत मिले थे और वे पहले से ही थके हुए शिकारियों को सुबह होते ही लड़ने के लिए ले जा रहे थे। वह दीवार के नष्ट हुए हिस्से में सबसे आगे आए, केवल उसके सामने की दृष्टि के लिए, खुद को प्रस्तुत करने के लिए। अंधेरी लपटें पहली चीज थी जो उसने देखी। जब उसने देखा कि वे कहां से आ रहे थे तो उसने एक आदमी की धुंधली आकृति देखी जिसे उसने जल्द ही आकाश में पहचान लिया। ये देखते ही उसका मन बहुत शांत हो गया और उसने उस समझ से बाहर की शक्ति के बारे में सोचा जो नूह के पास लग रही थी। उसने सोचा था कि वह औसत रैंके से बेहतर था और उसने एक रात के लिए उसके साथ ढीला होने का फैसला किया, बस उस गंभीरता को भूलने के लिए जिससे वह इस समय निपट रही थी। यह एक अच्छा समय था, लेकिन उसे लगा कि वह वास्तव में इस आदमी से फिर से उसी तरह संपर्क नहीं कर सकती। वह वर्तमान में बहुत मजबूत और डराने वाला लग रहा था, रातों रात एक अलग व्यक्ति बन गया। वह खुद को भी जानती थी और उसने नहीं सोचा था कि वह उस प्रकार की महिला थी जो उसके जैसे किसी व्यक्ति की हकदार थी। वह जानवरों पर जो विनाश ला रहा था उसे देखते हुए कि उन्हें घंटों लड़ना होगा, वह जानती थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके कैलिबर का एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का हकदार था जो क्षतिग्रस्त नहीं था और बहुत बड़ी चीजों के लिए था। इस बारे में सोचते समय उसके चेहरे से एक उदास अभिव्यक्ति गुजरी। उसने कल के हमले के बारे में सोचा क्योंकि उसने शहर के बाहर राक्षसों को चिल्लाते हुए देखा क्योंकि आग की लपटें उन पर गिरती रहीं और उनके रैंकों को साफ कर रही थीं। ये हमला उसी समय हुआ था जब उन्होंने कालकोठरियों को नष्ट करना शुरू किया था। इस बारे में सोचते ही उसमें गुस्सा आ गया। ये हमला जानबूझकर किया गया था। उनका दुश्मन उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था और वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि अब उनके पास कोई उतना ही मजबूत है जो उनके साथ खड़ा होगा। वह काफी समय तक स्टार सिटी में रहने की योजना बना रही थी ताकि उन चीजों की देखभाल की जा सके जो उसके एक महान दोस्त की अनुपस्थिति के कारण अलग हो सकती हैं। उसने अतीत में एक बार उसकी जान बचाई थी और वह उसकी बहुत ऋणी थी, फिर भी जब उसकी मृत्यु हुई तो वह वहां मौजूद भी नहीं थी। 3 विशालकाय दैत्यों को आग की लपटों से बचते हुए दूसरे राक्षसों के चारों ओर तेजी से भागते देख उसके क्रोधित हृदय को कुछ राहत मिली। उन्होंने आकाश में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे उन्हें और भी भयानक चोटें आईं क्योंकि लगातार बढ़ती आग की लपटों से उनके शरीर के कुछ हिस्से पिघल गए थे।
एलिजाबेथ ने 3 शीर्ष बॉस की इस हास्यास्पद स्थिति को देखा जो आसमान में बैठे उस आदमी के खिलाफ प्रभावी रूप से कुछ भी नहीं कर सकते थे और सोचा कि शायद, बस शायद, वे ठीक रहेंगे। राक्षस हमलों का सामना न कर पाने के कारण तितर बितर होने लगे और तभी एक और हमला शुरू हुआ। ठंडे तत्वों के गोलाकार विस्फोटक धमाकों ने उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया जहां राक्षस मौजूद थे, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और केवल नीली लपटें ही पीछे छोड़ दी। आग की लपटों और ठंडी हवाओं के संयोजन से अधिकांश जानवर या तो नष्ट हो गए या भागने पर मजबूर हो गए। तीनों टाइटन्स जीवित नहीं बच पाए और उनके शरीर जलकर राख हो गए और बंजर भूमि में जम गए। वह और उसके साथ टूटी हुई दीवारों पर तैनात अन्य शिकारी श्रद्धा और भय से आकाश में स्थित उस आकृति की ओर देख रहे थे। वह एक बार भी नीचे नहीं आया था, लेकिन उसके चारों ओर जानवरों का झुंड मृत पड़ा था। जानवरों के विनाश का अविश्वसनीय दृश्य देखने के बाद भविष्य की ओर देखते हुए कई लोगों के दिलों में आशा जाग उठी। संचार व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित हो गई और वे अपने आसपास की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाए। साम्राज्य की राजधानी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन स्टील मिखाइल की ताकत के कारण अभी भी खड़ी थी। अन्य शहरों में जहां रैंक ए के शिकारी और रैंक बी के कई शिकारी मौजूद थे, वे स्थिति को नियंत्रण में लाने में सफल रहे, लेकिन कई शहरों में लाखों की संख्या में मौतें हुईं, जबकि अन्य शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए। संयुक्त संघ से भी वैसी ही भयावह खबरें आ रही थीं, कुछ देश तबाह हो चुके थे और अन्य देशों में अराजकता फैल गई थी। सभी पक्षों के लोग भय में जी रहे थे क्योंकि कुछ समय पहले का ये दृश्य फिर से दोहराया जा रहा था। इससे भी कहीं अधिक भयावह एक नया खतरा सामने आया था। साम्राज्य की ओर बढ़ रहे राक्षसों के विशाल झुंड के अलावा एक और झुंड बन गया था जो संयुक्त संघ को निशाना बना रहा था। इस झुंड में कुछ ऐसा था जिसने कई लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक पौराणिक राक्षस था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक अजगर। इस राक्षस को देखने वाले और अभी भी जीवित बचे लोगों से मिली खबरों के अनुसार यह एक ऐसे विशालकाय पत्थर से निकला था जो अब तक दर्ज किए गए सभी पत्थरों से कहीं अधिक विशाल था और यह पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण बनेगा। जब पहली बार तस्वीरें देखी गईं तो अधिकारियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अजगर अंधाधुंध विनाश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने कुछ देशों पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा घोषित कर दिया था। जो भी शिकारी उसका विरोध करने की हिम्मत करता, उसे बिना किसी सवाल के मार दिया जाता। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पहला ऐसा जानवर था जो मनुष्यों से संवाद कर सकता था, आदेश और सुधार दे सकता था जिनका पालन कब्जे वाले देशों को करना पड़ता था। यह एक ऐसा खतरा था जिससे निपटने का तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इस अचानक हुए घटनाक्रम से नेता घबरा गए थे और उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। क्या उनकी जमीनें विदेशी आक्रमणकारियों के कब्जे में आने वाली थीं? इन सब के बीच एक नया नायक लोगों के प्रति आशा की किरण लाने के लिए विनाश से ऊपर उठ रहा था। उनकी वजह से साम्राज्य के एक विशेष शहर को सबसे कम हताहतों की संख्या का सामना करना पड़ा। वह एक बहुमुखी जादूगर था जो असीम ऊर्जा के साथ कौशल के बाद कौशल को अथक रूप से आगे की पंक्तियों में लड़ता था। वह शिखर रैंक एक हंटर था जिसे नूह ओसमोंट के नाम से जाना जाता था। एपिसोड 46 बेड़ियों से मुक्त। नीचे जलती हुई धरती को देखते हुए जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। तीनों टाइटन्स की शहर को घेरने की जो भी योजना थी वह धरी की धरी रह गई क्योंकि उनके सभी जानवर मारे गए और अंततः वे स्वयं भी मारे गए। मेरी रक्षात्मक क्षमता इन रैंक के बॉस से कुछ कमजोर थी, जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि कल मैंने जिस पहले बॉस को हराया उसने एक थप्पड़ से ही उसकी कुछ हड्डियां तोड़ दी। हालांकि मेरी आक्रमण क्षमता उनसे कहीं बेहतर थी क्योंकि रैंक के कौशलों से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण उनके रक्षात्मक तंत्र पर एक ही हमले में भारी क्षति पहुंच गई। मैं जलते हुए मैदान में उतरकर कोर उठाने गया। कल की तरह उनमें से कई रैंक के कोर थे क्योंकि जानवर रैंक के कालकोठरी से बाहर आए थे। कल जब मैं शहर में उड़ रहा था तो मैंने निचले स्तर के कोर छोड़ दिए थे और पिछले कुछ घंटों में आसमान में पहरा देते हुए मैंने केवल उच्च रैंक वाले कोर ही उठाए और उन्हें अपने अंदर समाहित किया। यहाँ कई जानवरों की मौत के साथ साथ 3 मरे हुए टाइटन्स के अलावा मुझे जो कोर के बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे थे उनसे मुझे अपने गुणों के लिए 300 की सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। अतिरिक्त गुण प्रदान करने वाले कौशलों के साथ मेरा कौशल पहले ही एक के बाद अगले रैंक तक पहुंच चुका था। ये रैंक क्या था? शायद मैं ही वह पहला व्यक्ति बनूं जो इसका पता लगाएगा। कोर के अलावा मुझे 3 बॉस से 2 रैंक स्किल्स और एक आइटम मिला। ये 2 स्किल्स थीं। स्पीयर ऑफ डेस्टिनी अंधेरी ऊर्जा एक भाले के रूप में प्रकट होती है जो आपके दुश्मनों के दिलों पर निशाना साधती है, और अल्ट्रा रीजनरेशन जब तक आपका दिल धड़कता है और आपका दिमाग काम करता है तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी।
आइटम एक बैंगनी रंग का कवच था जो बेहद मजबूत दिखता था और इसे आर्ममेंट ऑफ द कमांडर कहा जाता था। मैंने स्किल्स सीखी और कवच पहन लिया, और इस कठोर सामग्री के पूरे शरीर को ढकने के बाद सुरक्षा की एक नई अनुभूति का आनंद लिया। उसके बाद मैं शहर की ओर वापस गया और वहां मुझे कई शिकारी मिले जो उस लड़ाई के लिए तैयार थे जो समाप्त हो चुकी थी। मैंने एलिजाबेथ को सिर हिलाकर अभिवादन किया और उसके साथ सैन्य क्षेत्र में वापस चला गया ताकि उन्हें अब तक मिली जानकारियों को सुन सकूं। खबर भयावह थी, कई लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ शहर ऐसे थे जहां पहुंचना असंभव था। रैनके से भी ऊपर के एक राक्षस ने संयुक्त संघ के देशों पर कब्जा कर लिया था और उस विशालकाय कछुए सहित जानवरों के झुंड का खतरा बढ़ गया था, जो संभवतः संयुक्त संघ में दिखाई देने वाले कछुए के समान ही रैंक का था। उसका झुंड आकार में बढ़ गया था और साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मैंने इन सभी सूचनाओं को सुना और जानता था कि मैं अब से क्या करूंगा। बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने कई चीजों को व्यवस्थित करने के लिए शहर में अपने नवगठित प्रभाव का उपयोग किया। पहली बात यह थी कि अधिक भंडारण के छल्ले खरीदना था, और मैं सैन्य सूची से 2 और रैंक बी और 3 रैंक सी रिंग खोजने में सक्षम था, जिससे भंडारण के छल्ले का मेरा कुल संग्रह 5 रैंक सी और 3 रैंक बी हो गया। इनमें से आधे छल्ले भोजन और दैनिक आवश्यकताओं से भरे होंगे क्योंकि मैं शहर छोड़ने, बंजर घूमने और हमारी ओर जाने वाली राक्षस भीड़ की ओर जाते हुए किसी भी अन्य मौजूदा शहरों को सहायता देने की योजना बना रहा था। साम्राज्य के विशिष्ट शिकारी अगले कुछ दिनों के भीतर ऐसा करेंगे, लेकिन मैं पहले बाहर निकलूंगा। ये जिम्मेदारी मुझ पर उतनी भारी नहीं लगी क्योंकि मेरे पास इसके लिए जो ताकत थी उससे कहीं अधिक मेरे पास थी। मुझे पता था कि मेरा फोकस एक कारण से खाली था, और यह इसे बर्बाद करने के लिए नहीं था, केवल शहरों में कालकोठरी को साफ करने और मनोरंजन किया जा रहा था। मैंने इस शहर के ऊपर खड़े रैंकरों को ये स्पष्ट कर दिया, और जैसे ही उन्होंने सुना उनके भाव उदास हो गए। एलिजाबेथ ने मेरी ओर देखा और बोली, हम साम्राज्य की बाहरी परिधि पर आपको मजबूत करेंगे और आपसे मिलेंगे क्योंकि चीजें सुलझ रही हैं। जानकारी से पता चलता है कि भीड़ लगभग 1 सप्ताह में बाहरी परिधि तक पहुंच जाएगी। वह दृढ़ विश्वास के साथ बोली, थोड़ी देर में पहली बार मेरी आंखों में सीधे देख रही थी। मैंने उस पर सिर हिलाया और आगे बढ़ने से पहले अन्य मामलों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे पता था कि शेष शिकारी शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि उनके साम्राज्य ने इस दुश्मन का सामना किया था, लेकिन मैं और अधिक मौतें भी नहीं देखना चाहता था। हालांकि वे अपनी पसंद खुद बनाते थे और मैं इसे बदल नहीं सकता था। वे आसपास के शहरों को स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कोई और कालकोठरी ब्रेक न हो। आम सहमति ये लग रही थी कि कालकोठरी को पूरी तरह से नष्ट करना अच्छा था, लेकिन इसे विनियमित किया जाना था। वे भयानक डिजाइन थे जो उन्हें बहुत मौत और दर्द देते थे, लेकिन जब उन्हें बार बार साफ किया जाता था तो उन्होंने अधिक लोगों को मजबूत होने की अनुमति दी। कुछ नष्ट हो जाएंगे, जबकि अन्य जिन्हें आराम से साफ किया जा सकता है, वे पीछे रह जाएंगे। इसके बाद मुझे जाने के लिए तैयार होने में पूरे 3 घंटे लग गए। उस समय के दौरान मैंने सैन्य सूची से अधिक रैंक भी कौशल चुने थे और जो गिर गए थे वे मैंने अभी तक नहीं सीखे थे। नए प्राप्त कौशल ने ज्यादातर मेरी क्षति और रक्षा को और बढ़ा दिया। ये ग्रेटर फ्लेम पेनिट्रेशन, बर्निंग सोल और एलिमेंटलिस्ट थे, जो क्रमशः दुश्मनों की ज्वाला प्रतिरोधक क्षमता को कम करते थे, उनके शरीर के भीतरी हिस्से को ज्वाला से झुलसा देते थे और तत्व आधारित कौशलों का उपयोग करते समय अधिक क्षति पहुंचाते थे। हार्ड बॉडी, डायमंड स्किन और एलिमेंटल मिरर ने मेरी सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया, जिससे मेरा शरीर रंगों और बनावट के साथ अद्भुत प्रतीत होता था, बशर्ते मैंने स्टील था और शैडो वेल जैसे कौशलों को सक्रिय न रखा होता, जो सभी इंद्रधनुषी रंगों और प्रभावों को छिपा देते थे। बाकी का समय मैंने भंडारण के छल्लों में तरह तरह के भोजन भरने में बिताया, जो मैंने तैयार किए थे, जिनमें मेरे पसंदीदा स्टेक से लेकर ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल थे जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक चल सकते थे और खराब नहीं होते थे। उसके बाद शहर भर में शहीद हुए कई सैनिकों और वाइस एडमिरलों के लिए गंभीर सैन्य अंतिम संस्कार किया गया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। विशेष रूप से सम्मानित किए जा रहे सैनिकों में वाइस एडमिरल मैग्नार भी शामिल थे, जिनकी मृत्यु से एक ऐसा बड़ा खालीपन आ गया है जिसे जल्द ही भरा नहीं जा सकेगा। एक बार जब ये सब हो गया और मैं जाने के लिए तैयार हो गया, तो मुझे सैनिकों और शिकारियों की एक पंक्ति से मुलाकात हुई, जो मुझे विदा कर रहे थे। मैं उन सभी से जल्द ही फिर से मिलूंगा जब वे जानवरों की भीड़ की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, और यह नहीं जानता था कि उस लड़ाई से जीवित बाहर आने के लिए कौन भाग्यशाली होगा। जब मैं उड़ गया तो एलिजाबेथ सबसे आगे खड़ी थी, केवल मुझे सुरक्षित रहने और दुश्मन के खिलाफ सामना करने से पहले उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कह रही थी।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी, और मेरे पास अभी भावनात्मक रूप से भटकने की विलासिता नहीं थी। कौन जानता है, शायद सब कुछ खत्म होने के बाद मैं समय लगा दूंगा। मैं स्टार सिटी से दूर उड़ गया और उजाड़ बैरन्स की ओर चला गया जहां राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमते थे। कालकोठरी केवल शहरों में ही दिखाई नहीं देती थी, और वे पूरी भूमि पर दिखाई देते थे। शहरों के बाहर दिखाई देने वालों में कालकोठरी टूट जाएगी और राक्षसों को मुक्त रूप से घूमने की अनुमति मिलेगी। दीवार वाले शहरों में अपना रास्ता बनाने से पहले बैरन्स में राक्षसों का नियमित रूप से शिकार करने के लिए विशेष शिकारी दस्ते बनाए गए थे। मैं इस बार एक सदस्यीय टीम के रूप में काम करूंगा और जो कुछ भी मेरे सामने आएगा उसे हटा दूंगा। इस यात्रा के अंत में अंतिम लक्ष्य सैकड़ों हजारों जानवरों के बीच हास्यास्पद रूप से विशाल कछुए से मौत और लूट थी। मेरे पास केवल रैन के कौशल थे जिन्हें हर समय सक्रिय रखने के साथ समर्थन कौशल के साथ कई बार बढ़ावा दिया गया था। क्या वे कुछ ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे?